हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के जो चैप्टर 10 है आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का, उसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा परिचय पढ़ा था, राइट। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी शहरी योजना कैसी थी, शहरीकरण कैसा था, उसके बारे में पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता में कैसे कृषि की जाती थी, कौन कौन से कृषि के उत्पादन जो है वो किए जाते थे, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पशुपालन के बारे में पढ़ा था और कौन कौन से कारीगर और शिल्पकार जो है वहाँ पाए जाते थे या होते थे, उसके बारे में पढ़ा था। और लास्ट वाला पॉइंट हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापारिक स्थिति थी वो कैसी थी, वाणिज्य कैसा था, व्यापार कैसा था हड़प्पा सभ्यता में, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो तक पढ़ा था, राइट। तो इस चैप्टर की 2 वीडियो मैंने अभी तक पोस्ट की है, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 10 हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 10 है उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें जो है चैप्टर 10 का जो पॉइंट नंबर 7 है वो है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान समाज कैसा था, राइट। हड़प्पा सभ्यता के दौरान समाज कैसा था, है ना, उस समाज का संगठन कैसा था, यानी लोग कैसे रहते थे, परिवार में रहते थे, कुल, है ना, समाज में कैसे रहते थे, जैसे आज होता है कि नहीं होता, परिवार होता है फिर कुल होता है ना। तो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में जो कांस्य युगीन सभ्यता थी उसमें जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज में किस किस तरह के जो लोग हैं वो रहते थे, उसका संगठन कैसा था, वो इस बिंदु में बताया गया है, राइट। खुदाई से शहरी आवास के पदानुक्रम का पता चलता है। मतलब जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो भारत के लगभग ये अपना प्यारा, ये है अपना प्यारा भारत। अगर हड़प्पा सभ्यता के यानी अगर हम भारत के उत्तर पश्चिम में इस क्षेत्र की ओर अपना ध्यान यानी दें तो हम पाएंगे कि लगभग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात तक और उत्तर पश्चिमी तक और राजस्थान में, है ना, हरियाणा में, यहाँ पर जो हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो फैले हुए हैं। तो इन हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से अपने को किस बात के प्रमाण मिले हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ये हमने पहले भी पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण, ये पॉइंट पढ़ा था इस अध्याय में हमने। उसमें पढ़ा था कि जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका शहरीकरण कितना उत्कृष्ट था। वैसा शहरीकरण आज भी अपने को नहीं मिलता है जैसा शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता के समय में था। तो खुदाई से शहरी आवास के पदानुक्रम का पता चलता है, मतलब शहरी आवास थे ऐसा अपने को खुदाई से पता चलता है। हालांकि हड़प्पा शहर के सिर्फ 2 ही इलाके को शहर की मान्यता मिली है, जबकि इसकी स्थिति संरचना 3 इलाकों में शहरीकरण का प्रमाण देती है। क्या कहना चाहता है ये कि हड़प्पा शहर के जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एक शहर है हड़प्पा, राइट। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा एक शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हालांकि हड़प्पा शहर के सिर्फ 2 ही इलाके को शहर की मान्यता मिली है, जबकि इसकी स्थानीय संरचना 3 इलाकों में शहरीकरण का प्रमाण देती है। मतलब हड़प्पा जो शहर है उसके 3 इलाकों में अपने को शहर के जो शहरीकरण है उसके प्रमाण जो है अपने को मिले हैं, जिसमें बाद में कालीबंगा और धोलावीरा को भी शामिल किया गया। मतलब पहले जो अवशेष है उनसे पुरातत्वविद और जो खगोलविद है, जो पुरातत्वविद है और जो ये इतिहास करता है, उन्होंने ये बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है वही जो है वो शहर के रूप में बसे हुए थे, बाकी शहर के रूप में नहीं बसे हुए थे, ऐसा पहले वाले पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने बताया। लेकिन बाद के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने जब और खोज की और चीज़ों को, अवशेषों का पता लगाया, तब उन्होंने बताया कि जो हड़प्पा में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा भी दूसरे बहुत से जो विकसित शहर जो है वो अस्तित्व में थे। और उन्होंने बताया कि इसके अलावा, किसके अलावा, हड़प्पा
उन्होंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा भी बहुत सारे शहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित थे, और उनके नाम उन्होंने बताया कालीबंगा और जो धोलावीरा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। काली चूड़िया जिसे कहते हैं। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा है ना, ये धोलावीरा और जो कालीबंगा है वो भी जो है वो शहरी रूप में बसे हुए थे, ऐसा उन्होंने बताया है। राइट, समझे दोस्तों? धोलावीरा अगर आप गुजरात में देखोगे तो वहां आपको धोलावीरा मिलेगा। आप मैप में देखना इन चीजों को, आपको अच्छी से लोकेशन जो है उनकी याद हो जाएगी। गढ़ या पहला इलाका वह था जहां शासक वर्ग रहते थे और सबसे निचले स्थान पर आम लोग रहते थे। मतलब इन्होंने बताया कि जो शहर थे वो दो इलाकों में बटे हुए थे। मैंने पहले ही बताया आपको, ये है गढ़। क्या है? गढ़, या फिर इसे कहते हैं टीला। राइट, इसे कहते हैं टीला या फिर गढ़ कहते हैं। और ये जो है वो निचला नगर। कौन सा है? निचला नगर। राइट, ये जो है थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था। ये जो टीला जो था और जो गढ़ जो था वो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था, और जो निचला नगर था वो थोड़ी नीचे जो है वो स्थित था। और ये जो दोनों ही हैं वो दोनों ही बड़ी बड़ी दीवारों से क्या थे? घिरे हुए थे। राइट, मैंने पहले बताया था आपको, ये दोनों जो है बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे हुए थे। ये जो गढ़ है और टीला है वो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था, है ना। और गढ़ और टीले में कौन रहते थे? शासक वर्ग रहते थे। कौन रहते थे? शासक वर्ग जो है, जो बड़े बड़े व्यापारी है, बड़े बड़े व्यापारी, वो जो है वो इस गढ़ या टीले में रहते थे। और छोटे जो कृषक होते थे, है ना, जो मजदूर होते थे, जो छोटे छोटे सैनिक होते थे, वो जो है वो निचले शहर में रहते थे। राइट फ्रेंड्स, बीच का आवास नौकरशाहों और मध्य वर्गीय व्यापारियों के लिए होता था। मतलब अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि जो हड़प्पा कालीन शहर है वो दो भागों में बटे हुए थे। एक तो था जिसे टीला या गढ़ कहा जाता था, जहाँ शासक वर्ग रहते थे, और एक था निचला नगर, जहाँ पर कौन रहते थे? जो छोटे कृषक होते थे, जो मजदूर होते थे, वो रहते थे। लेकिन कुछ हड़प्पा कालीन स्थल यानी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो ऐसे हैं जो 3 भागों में बटे हुए हैं। 3 भागों में कैसे? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया उन्होंने धोलावीरा का, जो गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल या सिंधु घाटी स्थल जो धोलावीरा है वो 3 भागों में कैसे बटा हुआ था? यहाँ पर क्या था? एक टीला, जिसे अपन क्या कहते हैं? गढ़। ये टीला और गढ़ था, जहाँ पर कौन रहेंगे? शासक वर्ग रहेंगे, बड़े बड़े व्यापारी रहेंगे, है ना। और इसके अलावा ये क्या था? ये था निचला नगर। क्या था दोस्तों? निचला नगर। ये क्या था? निचला नगर था। और इस निचले नगर में कौन रहेंगे? कृषक रहेंगे, है ना, छोटे छोटे जो मजदूर लोग हैं वो रहेंगे। इसके अलावा धोलावीरा की एक स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पर दो जो ये यानी 2 भाग तो थे ही थे शहर के, साथ में एक छोटा सा बीच में एक और शहर था। यह है तीसरा भाग। मतलब अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जो हड़प्पा कालीन शहर है वो कितने भागों में बटे हुए? 2 भागों में, गढ़ और टीला, और निचला नगर 2 भाग, 1 भाग ये, 2 भाग ये। लेकिन धोलावीरा की स्पेशलिटी क्या है? वो 1 भाग, 2 भाग और 3 भागों में बटा हुआ है। और जो बीच वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती नगर। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती नगर। इसे आप मध्यवर्ती नगर कह सकते हो। अब मध्यवर्ती नगर में कौन रहता होगा? अब यह दे रखा है, देखो, मध्यवर्ती नगर में रहते थे नौकरशाही। नौकरशाही मतलब सिविल सर्वेंट। जो ये शासक वर्ग के जो सिविल सर्वेंट थे वो कहाँ रहते थे? इस मध्यवर्ती नगर में रहते थे। हाँ, राइट दोस्तों। तो ये जो गढ़ है निचला नगर और बीच वाला शहर कौन सा था? मध्यवर्ती नगर जो है वो था। राइट, और इन मध्यवर्ती नगर में कौन रहते थे? जो नौकरशाही होते थे, जो मध्यवर्ती व्यापारी होते, यानी जो अमीर अमीर व्यापारी होते थे वो कहाँ रहते थे? इन शासकों के साथ रहते थे। लेकिन जो मध्यवर्ती व्यापारी होते थे, छोटे छोटे जो व्यापारी होते थे, वो कहाँ रहते थे? इन मध्यवर्ती नगर में रहते थे। और इसके अलावा कौन रहते थे? जो सिविल सर्वेंट होते थे, यानी उस समय जो नौकरशाही होती थी। किनकी नौकरशाही? जो शासक वर्ग होते थे उनके जो नौकरशाही होती थी वो इन मध्यवर्ती नगरों में रहती थी। यानी ये मध्यवर्ती नगर इतने डेवलप नहीं थे कि वो गढ़ व टीले के समान हो, और इतने पिछड़े हुए भी नहीं थे कि वो निचले नगर के समान हो। मतलब बीच वाला जो यहाँ छोटे छोटी बिल्डिंगें थी, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी। बड़ी बिल्डिंग कहाँ थी? गढ़ और टीले में थी।
और कच्चे घर कहाँ थे, इस निचले नगर में थे, और छोटी छोटी बिल्डिंगें कहाँ थी, इस बीच वाले जो मध्यवर्ती नगर में मौजूद थी, राइट। तो ये स्पेशलिटी हो गई धोलावीरा की, कैसी कि ये जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, राइट। समझे दोस्तों। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बस्तियों में पदानुक्रम काम के आधार पर था या सामाजिक आर्थिक भेदभाव के आधार पर जुड़ा हुआ था। मतलब इन्होंने ये कहा है कि ये जो शासक जो गढ़ है और टीला है ना, इसमें कौन रहेगा, जो मध्यवर्ती नगर में वहाँ पर कौन रहेगा, और जो निचला नगर है वहाँ पर कौन रहेगा, ये जो है वो डिसाइड नहीं था। डिसाइड मतलब ये ऐसे नहीं था कि क्या वो पदानुक्रम काम के आधार पर रहेंगे, यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो काम के आधार पर रहेंगे या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर रहेंगे। मतलब यूँ समझ लो, यानी इन्होंने, हमें ये नहीं पता है कि इन जो तीनों नगर के जो पार्ट हैं उसमें कौन कौन से लोग रहेंगे। क्या उन्हें काम के आधार पर डिवाइड किया गया था? काम के आधार का मतलब जो बड़ा काम करेंगे वो इस टीले में रहेंगे, जो छोटा काम करेंगे वो निचले नगर में रहेंगे। क्या इस आधार पर डिवाइड किया गया था? हमें ये नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता क्या उनको सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेद, यानी अलग आधार पर अलग किया गया था। मतलब जो अमीर होंगे वो गढ़ या टीले में रहेंगे, जो गरीब होंगे वो निचले नगर में रहेंगे। यानी ये कैसे डिवाइड किया गया था ये हमें नहीं पता है। हमें ये जरूर पता है कि गढ़ और टीला हुआ करता था, निचला नगर हुआ करता था, है ना, मध्यवर्ती नगर हुआ करता था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो लोग थे वो डिवाइड तो थे, ये तो हमें पता है। ये तो हमें पता है कि लोग डिवाइड थे, लेकिन कैसे डिवाइड थे, डिवाइडेशन का आधार क्या था? क्या पैसा आधार था? क्या सामाजिक स्थिति आधार थी? क्या उनका काम जो है वो आधार था? ये हमें जो है वो नहीं पता है, राइट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही शहर में विभिन्न आवास समूहों में के घर थे जो समान आकार के नहीं थे। मतलब बहुत सारे जो घर थे वो एक समूह में थे, और उस समूह में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के घर थे वो एक ही प्रकार के नहीं थे। मतलब इस समूह में कोई किसी के बड़ा घर होगा, किसी के थोड़ा छोटा घर होगा, किसी के झोपड़ी जैसा होगा। जैसे आज देखते नहीं देखते, किसी इलाके में सभी घर समान थोड़ी होते हैं, कहीं पर कॉम्प्लेक्स होते हैं, कहीं पर छोटे घर होते हैं, कहीं पर कच्चे मकान होते हैं। तो उस समय भी जो है वो समूह में तो घर थे, लेकिन सभी जो घर है वो एक समान नहीं थे, एक समान आकार के नहीं थे। विभिन्न आवासीय संरचनाओं से सामाजिक भेदभाव के संकेत मिलते हैं। यानी अब ये जो है, अब इससे क्या पता चलता है, किसी के जो घर है वो बहुत बड़े बड़े घर थे, किसी के थोड़े छोटे घर थे, किसी के एकदम झोपड़ी जैसे घर थे। और ये चीज़ें क्या बताती है? ये चीज़ें बताती है कि उस समय जो थे वो सामाजिक भेदभाव उस समय मौजूद था। सामाजिक भेदभाव का मतलब, सामाजिक भेदभाव का मतलब है उस समय जो है वो समाज में भेदभाव जो था वो मौजूद था। चाहे वो अमीर गरीब के आधार पर हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, चाहे वो काम के आधार पर हो, है ना, किसी न किसी आधार पर तो भेदभाव अपने वो समय जो था वो मौजूद था। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो भेदभाव जो था वो किस आधार पर यानी मौजूद था। क्या वो काम के आधार पर भेदभाव करते थे? क्या वो सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करते थे? क्या वो आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करते थे? ये चीज़ हमें नहीं पता। लेकिन ये जो पता है, ये तो हमें फिक्स पता है कि उस समय भेदभाव होता था। तभी तो कुछ लोग गढ़ और टीले में रहेंगे, कुछ लोग जो है नगर में रहते थे। ऐसा क्यों था? भेदभाव था तभी तो था। किसी के घर बड़े बड़े थे, किसी के घर छोटे थे, किसी के घर एकदम कच्चे थे। ऐसा क्यों था? भेदभाव था तभी तो ऐसा था। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि वो भेदभाव किस आधार पर किया करते थे, काम, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर, ये हमें नहीं पता है। जिसमें 1 से 12 तक कमरों की संख्या होती थी। हड़प्पा शहर में जो 2 कमरे वाले घर थे वे संभवतः कारीगरों और मजदूरों के लिए होते थे। भाई वही बात बता रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी उसमें 10 से 12 कमरे होते थे। कितने? 10 से 12 कमरे। जैसे आज कॉम्प्लेक्स देखते कि नहीं देखते हैं, उसमें 50-50 जो फ्लैट होते हैं, तो उस समय भी ऐसे 10 से 12 कमरे वाले बड़े बड़े घर थे। और कुछ घर ऐसे थे जिसमें 1 या 2 घर थे, बस एक कमरा हो गया, दूसरा कमरा हो गया, 1 कमरे या 2 कमरे होते थे, राइट फ्रेंड्स। तो कुछ घर ऐसे होते थे जिनमें 1 या 2 कमरे होते थे, और कुछ घर ऐसे होते थे जहाँ पर क्या होते थे, 10 से 12 कमरे जो है वो मौजूद होते थे, राइट। तो इससे क्या पता चलता है? इससे सामाजिक भेदभाव की स्थिति, यानी उस समय जो समाज में क्या था, भेदभाव मौजूद था, राइट। राइट फ्रेंड्स, तो ये अपन ने क्या पढ़ा कि उस समय जो है वो सामाजिक संगठन जो था वो कैसे डिवाइड था, उसके बारे में हमने पढ़ा, राइट। अब जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति के बारे में। किसके बारे में?
8वां पॉइंट है राजनीति के बारे में। राइट फ्रेंड्स, तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, 8वां जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति। राजनीति मतलब होता है कि उस समय जो राजा थे वो कैसे रहते थे, है ना। राज दरबार यानी जो राजा थे, शासक वर्ग जो था, उन शासक वर्ग के अंदर जो है किन किन तरह के मंत्री जो थे वो हम इस बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। राइट, सिंपल सा टॉपिक है, केवल हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम क्या क्या स्पेशलिटी है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति एक बड़े क्षेत्र में कमोबेश समान दिखती है। मतलब अगर आप पूरे के पूरे भारत, ये अपना प्यारा भारत, अगर इस भारत में आप जहाँ जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति फैली हुई है, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में अगर ये जो पूरा इलाका है वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति फैली हुई है, तो ये कह रहे हैं कि आप हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल देखेंगे वहाँ पर लगभग जो संस्कृति है वो क्या है, एक समान है। संस्कृति एक समान मतलब क्या है, लगभग एक जैसी चीज़ें जो है वो फॉलो होती है। तो एक जगह संस्कृति, एक समान संस्कृति, इसका मतलब क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि ये जो लोग थे जो हड़प्पा सभ्यता में आप दूर दूर तक फैले हुए थे, वो आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, मतलब इंटरलिंक्ड थे, इसीलिए तो वो संस्कृति कमोबेश एक समान है। राइट, स्पष्टतः यह किसी सत्तासीन शक्ति द्वारा संचालित होती रही होगी। अब यहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं कि अगर इस हड़प्पा सभ्यता के सभी जगह पर, यानी सभी स्थल में, चाहे वो उत्तर हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो पूर्व हो, चाहे वो पश्चिम हो, अगर सभी जगह पर संस्कृति समान है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता है, शायद ऐसा हो सकता है कि वो एक ही शासक द्वारा जो है वो जो नियंत्रित की जाती होगी, है ना। ये अपन क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। हमारे पास ऐसे कोई वो सोर्स नहीं है, हमारे पास जितने सोर्स मिले हैं उससे अपन केवल ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता एक ही शासक वर्ग के अंडर में रूल की जाती होगी। राइट, हम सिंधु घाटी में राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान कर सकते हैं। मतलब आप जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनकी पहचान करके आप ये बता सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी सभ्यता थी वो एक ही शासक वर्ग के अंडर में थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का अर्थ जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम पढ़ेंगे उस समय एक राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके दरबार में एक मंत्री रहते थे कौटिल्य चंद्र, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं। राइट, तो उन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या क्या लिखा था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संप्रभुता, संप्रभुता मतलब इंटीग्रिटी, है ना। मंत्रीगण, मंत्रीगण मतलब जितने भी उनके जो मिनिस्टर्स होते थे वो आबादी युक्त क्षेत्र, यानी कि जो पॉपुलेटेड एरिया होता है वो, किला, फोर्ट और राजकोष, यानी कि जो राजाओं का धन होता है ना, कोष मतलब प्रॉपर्टी, है ना, और शक्ति मतलब पावर, और बंधुत्व मतलब जो भाईचारा होता है, को राज्य का अभिन्न अंग माना गया है। मतलब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य जो होता है, जो राजा के अधीन होता है, उसके ये कुछ गुण है जो होने ही चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, वो राज्य संप्रभु होना चाहिए, उसमें मंत्रीगण होने चाहिए, वो आबादी से युक्त होना चाहिए, उसके अंदर बड़े बड़े किले होने चाहिए जहाँ पर राजा निवास करता हो, राजकोष होना चाहिए मतलब राजाओं का अपना धन होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए मतलब राजा के पास शक्ति होनी चाहिए, और बंधुत्व मतलब राजा का जो है वो भाईचारे जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति होना चाहिए। ये राज्य के गुण बताए हैं, यानी किसी भी राज्य के जो अभिन्न अंग है वो कहता है, ये बताए हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। राइट, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें ये जो गुण है वो किसके बताए, एक राज्य के ये गुण है ना। तो ये गुण जो है होने चाहिए। अब ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में गढ़ संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था। अभी बताया ना मैंने, गढ़ और के टीला, ये वाला क्षेत्र। अभी मैंने बताया जो हड़प्पा शहर के जो शहर थे वो कितने, दो भागों में बटे हुए थे, एक तो या तो टीला या गढ़ और एक निचला शहर था, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो ये गढ़ और टीले में जो लोग रहा करते थे, जो शासक वर्ग रहा करते थे, वो संभवतः क्या था, प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र था। मतलब सत्ता का केंद्र का मतलब जितने भी जो शासक थे वो इन गढ़ या टीले में रहा करते थे। राइट,
यानी जो पूरी की जो हड़प्पा सभ्यता के जो निचले शहर में जो लोग कैसे काम करेंगे ना, जो नियंत्रण था वो किसके हाथों में था? इन गढ़ व टीले में रहने वाले शासक वर्ग के हाथों में था, राइट। हड़प्पा संस्कृति में गढ़ संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था। उस क्षेत्र के मध्य शहर में नौकरशाही तथा सरकारी मुलाजिमों की गद्दी होती थी और मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार की खजाना या राजकोष होता था। अब देखो, अभी जो बताया ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है कि क्या कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? सबसे पहला पॉइंट देखो, संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। अब इस चीजों को, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो चीजें लिखी हुई है, उन चीजों को हम हड़प्पा सभ्यता के के साथ जोड़ेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहला पॉइंट हो गया संप्रभुता। अभी मैंने बताया कि संप्रभुता किसके हाथों में थी? जो गढ़ या टीले के अंदर जो शासक वर्ग रहते थे उनके हाथों में क्या थी? संप्रभुता थी। वो किस पर शासन करते थे? निचले शहर पर भी शासन करते थे और जो दूसरे इलाके होते थे उन पर भी शासन करते थे। मतलब संप्रभुता किसके हाथों में हो गई? गढ़ व टीले में रहने वाले शासक वर्ग के हाथों में हो गई, राइट। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट यहाँ क्या कहा गया है कि राजकोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजकोष। राजकोष का मतलब क्या होता है? खजाना होना चाहिए। जैसे आज अपन खजाने की बात करें, क्या होता है? पैसा, धन होना चाहिए। लेकिन उस समय खजाना क्या होता था? उस समय खजाना क्या होता था? अनाज होता था। जिसके पास ज़्यादा अनाज होगा वो क्या होगा? ज़्यादा ताकतवर होगा। तो उस समय जो राजकोष क्या हुआ करता था? अनाज हुआ करता था। और उस समय मैंने तुमको पहले भी बताया कि वहाँ पर अपने को क्या मिले? अन्नागार मिले। क्या मिले हैं? अन्नागार मिले, बड़े बड़े अन्नागार मिले। मतलब यानी 12-12 कमरों के जो इतने बड़े बड़े मीटर के अन्नागार मिले हैं, जो 12-12 भाग में डिवाइड थे। इससे अपन पता लगा सकते हैं कि उस समय जो कृषि का उत्पादन कितना ज़्यादा होता था और अन्न जो है वो कितना ज़्यादा उत्पादित किया जाता। तो यही एक चीज़ क्या है? उनका राजकोष है। ये जो अन्न के भंडार है वो क्या है? उनके राजकोष है। मतलब कौटिल्य ने क्या कहा कि एक राज्य अगर कोई है तो उसके पास ये गुण होने चाहिए। कौन कौन से? संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता है ना, जो शासक वर्ग है उनके पास संप्रभुता है। राजकोष होना चाहिए, राजकोष भी उनके पास है। अन्नागार बने हुए थे, उससे प्रमाण मिलता है कि उनके पास बहुत सारा अनाज था। और उस समय जो उनका राजकोष क्या हुआ करता था? अनाज ही हुआ करता था, धन तो हुआ नहीं करता था, राइट। और क्या कहा है इन्होंने? और इन्होंने क्या कहा? देखो, मंत्रीगण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मंत्रीगण। कौटिल्यन अर्थशास्त्र में क्या है? तीसरा गुण होना चाहिए भाई, राज्य का मंत्रीगण होने चाहिए। यानी राज्य के पास केवल राजा ही केवल राज्य को नहीं चला सकता है, उसके पास अच्छे अच्छे मंत्री भी होने चाहिए ना, मिनिस्टर भी होने चाहिए। जैसे आज नहीं देखते हैं केवल पीएम से काम नहीं चलता है, उनके पास मिनिस्टर भी होने चाहिए अच्छे अच्छे। तो वैसे ही पहले राजाओं के पास अच्छे मतलब जो विद्वान है वैसे मंत्रीगण भी होने चाहिए। तो मंत्रीगण भी अपने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मैंने आपको अभी बताया था। क्या बताया था? कि जो धोलावीरा है वो कैसे 3 भागों में बटा हुआ है ना। जो बीचला वाला शहर था उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती नगर कहते हैं। और इन मध्यवर्ती नगर में कौन रहता था? नौकरशाही जो लोग थे वो रहते थे, और सरकारी जो मुलाजिम होते थे वो रहते थे। कौन रहते थे? नौकरशाही जो होते वो रहते थे, और जो सरकारी काम करते थे ना, जो शासक वर्ग जो सरकारी नौकर होते थे वो रहते थे। तो एक और बात सही बात हो गई कि उनके पास क्या था? मंत्रीगण भी थे। जो कौटिल्य ने बोला ना, जो राज्य के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए, राजकोष होना चाहिए, मंत्रीगण होना चाहिए। तो मंत्रीगण भी उनके पास था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास, राइट। और क्या होना चाहिए? ऐसा लगता है कि कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था। मतलब जैसे आज अपने सरकार टैक्स लेती है, कैसे लेती है? धन के रूप में लेती है। तो उस समय जो शासक वर्ग टैक्स किसके रूप में लेते थे? अनाज के रूप में लेते थे। और उन अनाज को कहाँ इकट्ठा करते थे? उन अनाज को इकट्ठा करते थे अन्नागार में, राइट। और ये अन्नागार ही उनका क्या है? राजकोष है। तो ये अन्नागार अनाज को किसके रूप में इकट्ठा करते थे? टैक्स के रूप में इकट्ठा करते थे, राइट। और क्या किया कहा गया है? पूरा हड़प्पा क्षेत्र एक अच्छी आबादी वाला क्षेत्र था। एक और जो ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक और चीज़ क्या कही गई है? आबादी युक्त क्षेत्र होना चाहिए। मतलब कौटिल्य ने यह कहा है कि एक राज्य तभी राज्य कहा जाएगा तब उनके पास ये चीज़ें होगी। तो एक और चीज़ें उन्होंने क्या बोली है कि वो आबादी वाला क्षेत्र होना चाहिए। और जो हमें अवशेष हड़प्पा जो सिंधु घाटी क्षेत्र है वहाँ से मिले हैं, कौटिल्य ने क्या कहा है कि राज्य की परिभाषा में जो अभिन्न अंग एक और क्या है? आबादी वाला क्षेत्र, आबादी होनी चाहिए, है ना।
तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है उनसे ये पता लगाएं तो हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी क्षेत्र में क्या रहते थे, अच्छी खासी मात्रा में अच्छी आबादी रहती थी, मतलब अच्छी खासी मात्रा में लोग भी रहते थे। तो ये बात भी सच हो गई है ना, तभी तो राज्य फला फूला था। किलाबंदी कई शहरों की विशेषता थी। एक और कौटिल्य ने बात बोली है, क्या होना चाहिए कि किसी राज्य में बड़े बड़े किले होने चाहिए, है ना, किले होने चाहिए। और अपन अगर सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखें तो जो गढ़ और टीला था वहाँ पर बड़े बड़े किले भी मिले हैं। तो ये बात भी सच है ना, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बोली है वो। धोलावीरा में विशेषकर किलों के अंदर किले होते हैं, यानी धोलावीरा एक ऐसा शहर है जहाँ पर किलों के अंदर किले, मतलब एक बड़ा किला है, उस किले के अंदर और छोटे छोटे किले हैं। तो वो धोलावीरा में किलों के अंदर किले, मतलब किले भी यहाँ पर मौजूद थे सिंधु घाटी सभ्यता में। जो किसने बोली है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कही है कि संप्रभुता होनी चाहिए, राजकोष होना चाहिए, मंत्रीगण होने चाहिए, अनाज होना चाहिए, अच्छी आबादी होनी चाहिए, किले होने चाहिए। और ये सारी की सारी विशेषताएं किसके पास है, सिंधु घाटी सभ्यता के पास थी, है ना। यद्यपि किसी संगठित बल या स्थायी सेना का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन बिखरे हुए पत्थर के ढेर लगाने से और सूर कोतड़ा के बर्तनों में सैनिक के चित्रण से स्थायी सेना का अनुमान लगता है। हर हाल में हड़प्पा के दौर में व्यक्तिगत राज्य स्थापित हो चुका था। मतलब एक और कौटिल्य ने या चाणक्य ने अर्थशास्त्र में क्या बोला है, उनके पास क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो शक्ति कैसे होगी, यानी उनके पास सेना होनी चाहिए। शक्ति मतलब क्या, उनके पास सेना होनी चाहिए। किस व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति होगी, जिसके पास बड़ी सेना होगी। तो सेना के जो अवशेष हैं, जो हमें प्रमाण है, वो भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। मतलब उनके पास एक सेना भी मौजूद थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मौजूद थी। इसका मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो राज्य का जो अस्तित्व है वो उस समय आ चुका था। किसका अस्तित्व आ चुका था, राज्य का जो अस्तित्व वो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में आ चुका था, राइट। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको याद रखना ही रखना है, और जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता में किसी मंदिर के प्रमाण मिले हैं, नहीं मिले हैं। मंदिर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए जाते थे, ऐसे हमें प्रमाण मिले। मतलब किसी भी तरह के जो मंदिर के अवशेष हैं वो हमें नहीं मिले। जबकि मिस्र की सभ्यता जो थी उसके समकालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक और सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उन सभी इन दोनों सभ्यताओं से जो मंदिर के प्रमाण मिले हैं। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से किसी भी प्रकार के जो मंदिर के अवशेष नहीं मिले। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के अवशेष मिले हैं, नहीं। महान स्नानागार के अलावा किसी भी प्रकार के धार्मिक ढांचे की खुदाई नहीं हुई है। अब एक अपने को स्नानागार मिला था, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। उसके अंदर ऐसी सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए ना, इधर दोनों तरफ ऐसी सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर कमरे बने हुए थे, है ना, यहाँ पर भी कमरे बने हुए थे, राइट। यहाँ पर एक कुआं था, इस कुएं से पानी भरा जाता था, या नीचे एक पाइप था जिससे गंदा पानी निकाला जाता था, है ना। तो ये सब चीज़ें थी वहाँ उस समय। तो ये चीज़ें क्या बताती है, अब अपन ने इनको चीज़ों को किससे कनेक्ट किया था, धार्मिक स्थल से। हमने बताया कि जो ये स्नानागार है ना, वो धार्मिक कार्यों के लिए यूज़ किया जाता था। जब अनुष्ठान किया जाता था उन कार्यों के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब केवल और केवल हमें इस बड़े स्नानागार के अलावा किसी भी तरह के धार्मिक अवशेष जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले, ऐसा यहाँ बताया गया है। यह स्नानागार संभवतः धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो, इसीलिए यह कहना गलत होगा कि पुजारियों ने हड़प्पा के में शासन किया और जैसे वे मेसोपोटामिया के निचले शहरों में करते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि उस समय जो है हमें केवल और केवल जो धार्मिक प्रमाण के रूप में जो अवशेष मिले हैं वो केवल और केवल क्या है, स्नानागार के अवशेष मिले। इसके अलावा हमें किसी भी तरह के धार्मिक अवशेष जो है हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। और इन प्रमाणों से हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ पर जो ब्राह्मण वर्ग था वो शासक नहीं करता था। मतलब आप अगर मिस्र में उस समय की जो सभ्यता है, आप मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ पर अगर देखोगे तो उस समय जो धार्मिक वर्ग में जो ब्राह्मण वर्ग होते थे
वो जो है निचले लोगों पर क्या करते थे, शासन करते थे। लेकिन उस समय जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर किसी भी तरह के से ब्राह्मण वर्ग का शासक नहीं था, यानी ब्राह्मण जो है उनका वर्चस्व उस समय में नहीं था, ऐसा इनमें बताया गया है। क्योंकि अगर ब्राह्मण का वर्चस्व होता तो हमें इसके प्रमाण भी मिलते, लेकिन हमें किसी भी तरह के धार्मिक जो अवशेष है, धार्मिक प्रमाण है जो हमें नहीं मिले हैं, राइट। हड़प्पा के शासक किसी पर विजय पाने के मुकाबले वाणिज्य के लिए ज़्यादा चिंतित थे। मतलब हड़प्पा के जो लोग थे वो किसी पर शासन करने से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में लेते थे, व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। यानी हड़प्पा के जो लोग थे वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि हमें राजा बनना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जीतना है ना, हमें बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हड़प्पा के लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, केवल व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, दूर देशों से कितना ज़्यादा व्यापार अपन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ना। तो इन चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता को अपन एक व्यापारिक सभ्यता कह सकते हैं एज कंपेयर टू एक राज यानी राजकोषीय सभ्यता की। और हड़प्पा संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित था। मतलब हड़प्पा पर कौन सा वर्ग शासक करता था, ब्राह्मण वर्ग शासन नहीं करता था। कौन नहीं करता था, ब्राह्मण वर्ग जो है वो शासन नहीं करता था, क्योंकि हमें बहुत ही कम धार्मिक अवशेष मिले हैं, केवल और केवल ये स्नानागार मिला है। जबकि व्यापारियों के अवशेष हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो इन प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर जो है वो व्यापारिक लोगों द्वारा जो है वो नियंत्रित की जाती थी। और जो हड़प्पा वासी है, जो हड़प्पा के जो शासक हैं, उनका जो मेन मोटो यानी उनका जो मेन फोकस होता था वो केवल और केवल व्यापार को बढ़ाना होता था, राइट। हालांकि हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था, जिसका मतलब यह हो सकता है कि हो ना हो उन दिनों प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी रही होगी। एक और चीज़ यहाँ पर मिली है, यहाँ पर हमें हथियार नहीं मिले। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में आपको हथियार नहीं मिलेंगे, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि उस समय जो योद्धा इतने नहीं रहे होंगे, यानी बड़ी बड़ी सेना ही नहीं रही होगी, है ना, योद्धा वर्ग की कमी होगी। इसका मतलब यही तो हो सकता है। अगर अपने को बहुत सारी मात्रा में तलवारें मिलती, है ना, बहुत सारे भाले मिलते, तो अपन क्या कह सकते थे कि यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा रहे होंगे, जो यानी युद्ध का इनमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंस रही होगी। लेकिन अपने को ज़्यादा हथियार मिले ही नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं, उस समय युद्ध भी कम होते होंगे, या फिर हो सकता है ना के बराबर युद्ध होते ही नहीं हो, है ना, ये भी हो सकता है ना। तो इसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर हथियार का नहीं मिलना इस बात का संकेत देता है कि वहाँ पर जो है वो योद्धा वर्ग जो है वो नहीं रहा होगा। योद्धा वर्ग कहने का तात्पर्य है, जैसे हम आने वाले देखेंगे, उस समय बड़ी बड़ी सेनाएं होगी, उस सेना में बड़े बड़े सेनापति होंगे, है ना, तो वो योद्धा वर्ग जो है उस समय नहीं रहा होगा। ऐसा हम इन प्रमाणों की सहायता से अनुमान लगा सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, राजनीति कैसी थी, राइट। ये आपको थोड़ा सा समझना है। फिर अगला पॉइंट आता है, 9वां पॉइंट, धार्मिक परंपराएं। क्या थी, धार्मिक परंपराएं। धार्मिक परंपराएं धार्मिक परंपराएं क्या थी। हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां मिली। वही टेराकोटा मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां, पहले भी बताया था मैंने आपको। टेराकोटा मूर्तियां मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियां। यानी हमें हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली है। किनकी मिली है, महिलाओं की मिली है। किनकी मिली है, महिलाओं की मिली है, स्त्रियों की मिली है, राइट। तो स्त्रियों की मूर्तियां अपने को बहुत सारी टेराकोटा मूर्तियां जो है वो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से मिली है। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। मतलब एक मूर्ति ऐसी है जिसमें किसी महिला के भ्रूण में से, भ्रूण मतलब नाभि, उस नाभि में से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। किसको, पौधे को उगते हुए जो उसकी नाभि से ऐसा दिखाया गया है, उस महिला की ऐसी अपने को मूर्ति मिली। अब देखो ये क्या संकेत देती है, अपना आगे पढ़ेंगे, इसमें बताया गया है। अब इस चीज से अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं, संभवतः यह छवि भूमि की देवी का संकेत देती है। अब ये जो चीज है वो क्या बताती है कि ये भूमि की देवी है, यानी जो स्त्री है वो क्या है, भूमि की देवी है। तभी तो यहाँ पर भूमि की देवी है, क्या है, भूमि की देवी है। और ये जो पेड़ जो उनके जो नाभि से जो ये वृक्ष निकल रहा है, एक पौधा निकल रहा है, वो क्या बताता है, उत्पादन को बताता है। उत्पादन मतलब जो प्रोडक्शन होता है,
उत्पादन को बताता है ना। तो ये क्या है, इसे क्या कहा गया है, वो भूमि की देवी है। तो मतलब देवी है, देवी मतलब वो धार्मिक चीजें हो गई, वो देवी की पूजा करते थे। जिससे पौधों की उत्पत्ति और विकास का संबंध जुड़ा है। मतलब ये भूमि की जो देवी है वो किससे जुड़ी है, पौधों की उत्पत्ति और उसे विकास से जुड़ी हुई है। हड़प्पा ने धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखा और उसी तरह उसकी पूजा की। मतलब हड़प्पा के जो वासी थे वो भूमि को क्या करते थे, मतलब जो भूमि है उसको क्या करते थे, एक देवी के रूप में पूजते थे। कैसे पूजते थे, एक देवी के रूप में पूजते थे। कौन सी देवी, प्रजनन की देवी। प्रजनन की देवी किसके रूप में, हड़प्पा वासी जो है वो भूमि को एक प्रजनन देवी के रूप में उसकी पूजा करते थे। मतलब वहां पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले, केवल और केवल वो एक इन मूर्तियों को मंदिर की यानी भूमि की देवी, प्रजनन की देवी के रूप में वो पूजते थे। जैसे मिस्र ने नील देवी आइसिस की पूजा की। अब जैसे मिस्र में आप देखो, दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका में, या अफ्रीका का पार्ट हो गया मान लो, यहाँ से मिस्र नील नदी जा रही है, यहाँ पर जो विकसित सभ्यता थी वो थी मिस्र सभ्यता। उस मिस्र की सभ्यता में जो वो लोग थे, मिस्र की सभ्यता के लोग जो है वो नील नदी को, किसको, नील नदी को एक देवी मानते थे, क्योंकि नील नदी ही उनका क्या थी, जीवन का पालन पोषण करती थी। तो नील नदी को वो देवी मानते थे। और कैसी देवी मानते थे, आइसिस। किसके रूप में पूजा करते थे, आइसिस देवी के रूप में जो है वो नील नदी की पूजा करते थे। वैसे ही अपने यहाँ पर जो भूमि की पूजा है वो प्रजनन देवी के रूप में ये लोग करते थे, राइट। हम ये नहीं जानते कि हड़प्पा के लोग मिस्र के लोगों की तरह मातृ प्रधान है या नहीं। मातृ प्रधान का मतलब क्या होता है, देखो मातृ प्रधान का मतलब होता है, एक होता है पितृ प्रधान, एक होता है मातृ प्रधान। पितृ प्रधान मतलब होता है पिता का शासन, और मातृ प्रधान मतलब होता है माता का शासन, यानी स्त्री का शासन समझ लो। जैसे आप भी बहुत सारे परिवारों में अभी हिंदू समाज में देखते होंगे कि जो अक्सर जो ज़्यादातर जो घर होते हैं उनमें पिता के द्वारा ही क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। ज़्यादातर डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, पिता के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसको अपन कहते हैं पितृ शासन। और बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जहाँ माता का रोल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जो घर के बड़े बड़े फैसले जो होती है वो माता लेती है। तो इसको कहते हैं मातृ प्रधान। और जब बड़े बड़े फैसले घर परिवार के जो पिता लेते हैं उसे कहते हैं पितृ प्रधान। जैसे आप देखोगे जो अक्सर जो हिंदू समाज में जो प्रॉपर्टी होती है, जो ज़मीनें होती है वो कितने पिता के नाम होती है। तो इसलिए यानी ज़्यादातर चीज़ें क्या पिता के, यहाँ पर जहाँ जिस समाज में पिता का वर्चस्व हो उसे कहते हैं पितृ प्रधान, जिस समाज में माता का वर्चस्व हो उसे कहते हैं मातृ प्रधान। समझ में आया। तो मिस्र की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी। यानी मिस्र की सभ्यता थी वो कैसी थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी। लेकिन भारत में कैसी सभ्यता थी उसके हमें, भारत कैसी सभ्यता थी, पितृ प्रधान थी, ऐसा हमें पता चलता है। हम नहीं जानते कि हड़प्पा के लोग मिस्र के लोगों की तरह मातृ प्रधान है या नहीं। यानी हमें ये पता नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ प्रधान है या पितृ प्रधान है, लेकिन हमें यह कंफर्म पता है कि मिस्र सभ्यता के लोग मातृ प्रधान है ना। तो हमें ये नहीं पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मातृ प्रधान थे या फिर पितृ प्रधान थे। मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी, लेकिन हम हड़प्पा समाज के विरासत या शासन की संस्कृति के बारे में नहीं जानते। एक और देखो इन्होंने मातृ प्रधान मतलब क्या होता है, मातृ प्रधान मतलब जैसे कि किसी राज परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी संपत्ति मातृ प्रधान में क्या होता है, उसकी बेटी को जाती है, यानी बेटी को जो है वो संपत्ति मिलती है, उसे मातृ प्रधान कहते हैं। अगर वो संपत्ति बेटे को मिले तो उसे पितृ प्रधान कहते हैं। तो मिस्र में क्या व्यवस्था थी, जो संपत्ति होती थी वो किसके नाम पे होती थी, बेटी के नाम पे होती थी। मतलब बेटी जो है वो सिंहासन पर बैठती थी, यानी अगली जो सिंहासन पर कौन बैठेगी, बेटी बैठेगी। मिस्र में ऐसा होता था। तो ये क्या हो गई, मातृ प्रधान सभ्यता। लेकिन पितृ प्रधान में क्या होता है, पुत्र जो है वो सिंहासन पर बैठता है, तो उसे कहते हैं पितृ प्रधान सभ्यता। तो भारत में या तो पितृ प्रधान थी या मातृ प्रधान थी, ऐसे हमें को प्रमाण नहीं मिले। क्या नहीं मिले, प्रमाण, ऐसे कठोर प्रमाण नहीं मिले जिनके आधार पर हम कह सकें कि नहीं भारत की जो सभ्यता थी वो पितृ प्रधान थी या फिर मातृ प्रधान थी, राइट। कुछ वैदिक ग्रंथों में भूमि की देवी के लिए एक श्रद्धा भाव का संकेत मिलता है। वही वैदिक ग्रंथों में कुछ भूमि की देवी के लिए श्रद्धा भाव का, यानी वही देवी की, यानी भूमि को देवी की तरह मानकर उसकी पूजा करते थे। हालांकि उसे कोई प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर सर्वश्रेष्ठ देवी की पूजा के विकास में बहुत समय लगा। पुराणों और तंत्र साहित्य में
वर्णित दुर्गा, अम्बा, काली और चंडी जैसी विभिन्न देवी माता के संकेत 6ठी शताब्दी से मिलते हैं। उस दौरान हर गांव की अपनी अलग देवी हुआ करती थी। मतलब जब हम 6ठी शताब्दी में आते हैं तब हम पाते हैं कि हर एक गांव की अपनी अपनी एक देवी हुआ करती थी। जैसे आज भी आप बहुत सारे गांवों में जाओगे तो उनके देवता जैसे नहीं, जैसे कि उनके अलग देवता होते हैं। जैसे कि एक तो है ना, एक तो बड़े बड़े देवता जैसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये हो गए। एक जगह हम गांव में जाते तो उनके जो आप देखोगे खेत में उनके अपने देवता होते हैं ना, तो उनके अपने उसी प्रकार जो अपनी अपनी उनकी देवी हुआ करती थी। ऐसे ही अपने को प्रमाण मिलते हैं 6ठी शताब्दी में। ठीक है, ये तो क्या था, ये क्या था, धार्मिक परंपराएं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस समय धार्मिक परंपरा क्या थी उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। राइट, थोड़ा बहुत समझने की बात है, याद करना नहीं है इनको, केवल आपको सुनना है और थोड़ा सा सोचता जाना है। थोड़े से जब भी आप कुछ यानी पढ़ो या फिर मैं जो समझा रहा हूँ उसको सुनो और सोचो कि हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा, है ना, याद मत करो। फिर क्या था, 10वां पॉइंट अपन क्या पढ़ेंगे इसमें ही, सिंधु घाटी में पुरुष देवता क्या है। सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी वही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो सिंधु घाटी में पुरुष देवता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पुरुष देवता, सिंधु घाटी में पुरुष देवता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। राइट, पुरुष देवता कैसे थे, यानी जो पुरुषों के रूप में कैसे देवताओं को पूजा जाता था उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। राइट, नर देवता मोहरों पर अंकित है। जो मैंने बताया ना, मोहरें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, अपने को बहुत सारी मोहरें मिली है। और हमने पढ़ा भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत ही मोहर से हुई है। पता है, हम एक जो ब्रिटिश नागरिक था उसे एक ऐसी मोहर मिली, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये मोहर किस काल की है। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो खोज शुरू की थी। और वो व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले मोहर मिली थी, कनिंघम, कनिंघम पढ़ा था ना हमने। सबसे पहले शुरुआत ही मोहर से हुई है, ये मोहर है, कनिंघम को मिली थी सबसे पहले मोहर, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है अपने को ऐसी मोहरें मिली है जहाँ पर जिस मोहर में क्या है, यहाँ पर जो है किसमें, यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर नर देवता का चित्र है। किसका, नर देवता। नर देवता की जो आकृति है वो यहाँ पर बनाई गई है। इस देवता के 3 सिंग वाले सिर है। इस देवता के 3 सिंग वाले सिर है। 3 सिंग वाले मतलब एक देवता है जिन पर 3 सिंग है, 1 2 3 ऐसे 3 सिंग वाले सिर है, जिसमें एक योगी की मुद्रा में एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठे हैं। जैसे एक पैर ऐसे दूसरे पैर पर चढ़ाकर जो है वो बैठे हैं, ऐसे योगी की मुद्रा में, है ना। इस देवता के पास एक हाथी है, उनके पास एक हाथी है, उनके पास जो है एक हाथी है। यहाँ एक शेर है, उनके एक तरफ क्या है, शेर है। एक गेंडा है, उनके एक तरफ एक गेंडा भी है, और एक तरफ सिंहासन, और सिंहासन के नीचे भैंस है। क्या है, भैंस। मतलब क्या क्या चीज़ है, हाथी है। उस जो जब मैं बता रहा हूँ ना देवता, नर देवता की आकृति कैसी है वो बताया गया है। उन नर देवता के सिर में 3 सींग है, वो जो है ऐसे दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठे हुए हैं। उनके एक तरफ हाथी है, एक तरफ ये सिंह है ना, एक तरफ सिंह है, एक तरफ गेंडा है, और एक तरफ नीचे की तरफ भैंस है। तो ऐसे 4 पशुओं से घिरे हुए हैं ना। उनके पैर के नीचे 2 हिरण है। अब नीचे पैर के नीचे 2 हिरण भी है। क्या है, हिरण है। तभी इन सभी पशुओं के नाम पर ही इन देवता का नाम पड़ेगा, आगे देखना। चित्र देवता को पशुपति महादेव के रूप में जाना जाता है। देखो, एक तरफ हाथी है, एक तरफ गेंडा है, एक तरफ सिंह है, एक तरफ भैंस है, 2 हिरण है, यानी वो पशुओं से घिरे हुए हैं। राइट, और उनके सिर में भी सींग है। तो इतने सारे पशुओं से घिरे होने के कारण देवता का नाम ही क्या पड़ गया, पशुपति देवता, पशुपति महादेव। क्या पड़ गया, पशुपति महादेव पड़ गया। क्या पड़ गया, पशुपति महादेव, जो उन देवता का नाम पड़ गया। लेकिन यह पहचान संदिग्ध है क्योंकि यहाँ बेल को चित्रित नहीं किया गया है। यानी इन्होंने इसमें बताया है कि इस पशुपति देवताओं को बेल से घिरा हुआ नहीं बताया गया, जबकि उस समय जो है बेल जो है वो एक प्रमुख पशु हुआ करता था, कृषि के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। राइट,
और सिंह वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी दिखाई पड़ते हैं। ये जो सिंह वाले देवता हैं ऐसे वाले, जहाँ ऐसे आपको दूसरी जो सभ्यता है उस समय भी आपको ऐसे जो चित्र हैं वो दिखाई देते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा संदिग्ध होता है ना। हमें पुरुष लिंग की पूजा भी देखने को मिलती है, जो बाद में के समय में शिव के साथ जोड़कर देखी जाने लगी है। पुरुष लिंग मतलब जो अपना लिंग होता है ना, जो अपना लिंग होता है, ऐसे उस लिंग के बारे में भी अपने को जानकारी मिली है। हमें पुरुष लिंग की पूजा भी देखने को मिलती है, मतलब वो जो है पुरुष के लिंग को जो है वो प्राचीन काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पूजा करते थे, राइट। और बाद में इस पुरुष लिंग को क्या कहा जाने लगा, शिवलिंग। क्या कहा जाने लगा, शिव के साथ जोड़ दिया गया। मतलब इस जो पुरुष लिंग होता है उसको बाद में शिव के साथ जोड़ दिया गया और उसे शिवलिंग कहा जाने लगा, राइट। हमें पुरुष लिंग की पूजा भी देखने को मिलती है, जो बाद के समय में शिव के साथ जोड़कर देखी जाने लगी, है ना। पुरुष लिंग की पूजा क्यों की जाती थी, क्योंकि यही जो था वो क्या है, जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है वो किससे बढ़ती है, इसी से तो बढ़ती है। यानी यही जो चीज़ है वो क्या करती है, जो आगे जो मनुष्य की जो विकास है, मतलब व्यक्ति का जो विकास है वो इसी से जो है वो डिसाइड होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इसकी लिंग की पूजा करते थे। यानी जो चीज़ उनको इम्पोर्टेंट लगती थी वो इसकी पूजा करते थे। जैसे वो बेल की पूजा करते थे। क्यों करते थे बेल की पूजा, क्योंकि उन्हें बेल इंपॉर्टेंट लगता था, क्योंकि वो कृषि में इंपॉर्टेंट है। वो ऊँट की पूजा क्यों करते थे, क्योंकि ऊँट उनके लिए बोझ ढोने के लिए और कृषि में उपयोगी है ना। तो इसलिए वो पूजा करते। वो भूमि की पूजा क्यों करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भूमि उन्हें अन्न देती है, इसलिए वो पूजा करते थे। इसी प्रकार वो लिंग की पूजा क्यों करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इसके बिना विकास ही असंभव है, मतलब आगे जनरेशन ही असंभव है, इसलिए वो लिंग की पूजा करते थे। और भाई बाद में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। हड़प्पा में पत्थरों से बने पुष्प और स्त्री गुप्तांगों के कई प्रतीक मिले। मतलब हड़प्पा में जो पुष्प यानी पत्थरों से बने यानी पत्थर पर जो पुरुष और जो स्त्री गुप्तांग होते हैं, उन गुप्तांगों के जो चित्र वो है पत्थरों पर बने हुए अपने को मिले हैं। यानी ये चीज़ क्या है, उन यानी जो है ना वो ये समझते थे कि ये जो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी यानी इसके बिना तो आगे जनरेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो इसकी पूजा करते थे। संभवतः ये पूजा के लिए थे। ऋग्वेद में आर्यतर लोगों द्वारा पुरुष लिंग की पूजा का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हड़प्पा काल में पुरुष लिंग की पूजा शुरू हुई, जिसे बाद में हिंदू समाज में एक सम्मानजनक रूप से देखा गया। मतलब हड़प्पा काल में ही जो पुरुष लिंग है उसकी पूजा जो है वो शुरू हुई और बाद में उसको एक सम्मानजनक नज़र से देखा जाने लगा। सम्मानजनक नज़र मतलब भगवान शिव के रूप में उसे पूजा जाने लगा। समझ रहे हो, यानी हड़प्पा वासी किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, जो भी चीज़ उन्हें इंपॉर्टेंट लगी उसकी पूजा कर रहे हैं। जैसे आज अपन किसकी पूजा करते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती तभी। जैसे गंगा नदी को क्यों पूछते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गंगा नदी जो है बहुत जने लोगों का भरण पोषण करती है, इसलिए हम गंगा नदी की पूजा करते हैं। और दूसरी नदियों की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता है। उसी प्रकार उस समय भी पहले जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो इनकी पूजा क्यों करते थे, क्योंकि वो इसके इंपॉर्टेंस को जो है वो समझते थे, राइट। तो ये है चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा पुरुष देवता के रूप में वो किसकी पूजा करते थे उसके बारे में मैंने आपको इस बिंदु में पढ़ाया। एक और अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट है किसके बारे में, वृक्ष और वृक्ष यानी जो पेड़ पौधे होते हैं और पशु पूजा के बारे में। पशु पूजा, अब अपन पढ़ेंगे वृक्ष की पूजा और पशु की पूजा वो कैसे करते थे, वो इस बिंदु में पढ़ेंगे, राइट। सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे। वही बात, जो चीज़ उन्हें इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि पेड़ से उन्हें तो बहुत सारे कंदमूल मिलते हैं, तो वे पेड़ों की भी पूजा करते थे। एक मोहर पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र है। एक और मोहर मिली है, उस मोहर से अपने को क्या मिला है, उस मोहर से मिला है पीपल का पेड़। इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं एक देवता, ऐसा अपने को एक मोहर मिली है। उससे अपन कह सकते हैं कि वो वृक्ष की पूजा जो है वो करते थे, मतलब पीपल के पेड़ की पूजा वो करते थे। आज भी इस पेड़ की पूजा की जाती है। आज भी आप देखोगे पीपल का जो पेड़ होता है उसे पवित्र माना जाता है ना, उसकी पूजा की जाती है। वैसे ही पहले भी इसकी जो है पूजा जो है वो की जाती थी।
हड़प्पा काल में भी जानवरों की पूजा होती थी और उनमें से कई के चित्र मोहरों पर अंकित थे। अभी मैंने बताया वो पशुओं की पूजा भी करते थे और इन पशुओं के चित्र आपको मोहर पर भी मिलेंगे। मोहर मतलब जो भी अलग अलग टाइप की, जरूरी नहीं है गोली मोहर हो, ऐसी चौकट मोहर भी हो सकती है ना, अलग अलग टाइप की मोहरें होती है, उन पर पशुओं के चित्र, ऐसे चित्र मिलेंगे। तो इसी ये चित्र क्या बताते हैं कि वो पशु की पूजा करते थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक सिंग वाला जानवर, एक शंगी पशु। एक शंगी पशु मतलब एक ऐसा पशु है, अब कुछ लोग तो कहते हैं ये केवल एक ऐसा पशु है जो इमेजिनेशन, यानी वो हकीकत में मौजूद नहीं था, ऐसा पशु है। वो एक शंगी पशु है। कैसा एक शंगी पशु? एक शंगी मतलब केवल एक सिंग था उनके। तुमने उसमें देखा होगा जो मोहनजोदड़ो मूवी आई थी, उस मूवी में लास्ट में एक शंगी पशु बताते हैं, तो वो एक इमेजिनेशन वाला पशु, ऐसा बाद में कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उस समय पाया जाता था। तो वो एक शंगी पशु की जो पूजा है वो ज़्यादा करते थे, जिसकी पहचान गेंडे के रूप में की गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो एक शंगी पशु है वो केवल इमेजिनेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो जो एक शंगी पशु है वो गेंडा है। क्या है? गेंडा है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं। उसके बाद कुबड़ वाला बैल, बैल भी उनके लिए इम्पोर्टेंट था। तो सबसे पहले कौन इम्पोर्टेंट था? एक शंगी पशु, जिसे वो गेंडा के रूप में भी कुछ लोग कहते हैं। बैल भी उनके लिए इम्पोर्टेंट था। आज भी जब ऐसा बैल सड़कों से गुजरता है तो धार्मिक हिंदू रास्ता दे देते हैं। आज जैसे नहीं है, बैल को अपन क्या मानते हैं? भगवान शिव का वाहन मानते हैं, भगवान शिव का वाहन मानते हैं बैल। तो उसको आज भी हम पूजा करते हैं। तो उस समय भी लोग जो है बैल को पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके कृषि कार्य में जो है बहुत ही मददगार होता था। उसी प्रकार पशुपति महादेव के पास में जानवरों के से संकेत मिलता है कि वो इसकी पूजा होती थी। अभी मैंने बताया ये पशुपति महादेव, ये है ना, अभी मैंने बताया ना आपको पशुपति महादेव की वो पूजा करते थे। ये वाला, ये देखो, ये मैंने बताया पशुपति महादेव जो एक दूसरे पर पैर रख के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर 3 सींग है, उसके एक तरफ गेंडा है, एक तरफ सिंह है, एक तरफ भैंस है, नीचे 2 हिरण है, एक तरफ हाथी है। मतलब इन नर देवता को पशुपति महादेव की रूप में यानी हमने इंगित किया है। अब ये जो पशुपति महादेव के चारों तरफ ये जो है ना पशु, वो इनकी पूजा भी करते थे, ऐसा हम कह सकते हैं इन प्रमाणों के आधार पर, राइट। जाहिर है कि सिंधु क्षेत्र के निवासियों ने पेड़ों, जानवरों और मनुष्य के रूप में देवताओं की पूजा की, लेकिन देवताओं को मंदिरों में नहीं रखा। अभी पहले पढ़ा था मैंने कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, जबकि उसके समकालीन सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता, वहाँ पर आपको मंदिर के अवशेष जो है वो मिलेंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले। इसके बावजूद भी वो इन चीज़ों की पूजा करते थे। मतलब इन चीज़ों को मंदिरों में नहीं रखते थे, केवल मन से पूजा करते थे और बिना मंदिरों के वो पूजा करते थे, राइट। यह मंदिरों वाली प्रथा प्राचीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया में आम थी। ये मतलब ये जो मंदिरों की स्थापना करना, मंदिरों में भगवान को के रूप, मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखकर पूजना, ये जो सब प्रथा है वो मिस्र में, कहाँ पर? मिस्र में और मेसोपोटामिया में। कहाँ पर? मेसोपोटामिया। ये जो सभ्यता है वो मिस्र में और मेसोपोटामिया में जो है वो अच्छी तरह से प्रचलित थी, राइट। हड़प्पा के धार्मिक विश्वासों के बारे में उनकी लिपि को पढ़े बिना कुछ भी पहचानना कहना मुनासिब नहीं है। मतलब हमने पहले भी बताया था मैंने आपको कि हड़प्पा सभ्यता में हमें एक साइन बोर्ड मिला है। ऐसा क्या मिला है? साइन बोर्ड, है ना, साइन बोर्ड मिला है। वहाँ पर अलग अलग आकृतियों में या अलग अलग पशुओं के, जैसे कहीं पर मछली की आकृति के ऐसे चित्र बने हुए हैं, है ना, कहीं पर ऐसे त्रिभुज के चित्र बने हुए हैं, कहीं पर ऐसे गोले चित्र बने हुए, ऐसे अलग अलग साइन में कुछ इंगित किया गया है। लेकिन हम जो हैं, जो आज के जो लेख यानी जो इतिहासकार है, वो अभी तक इस जो साइन बोर्ड है उसको क्या नहीं कर पाए हैं? ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। मतलब इसको जो अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। बस यही प्रॉब्लम है कि आज के जो इतिहासकार है, जो पुरातत्वविद है, अभी तक इस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। और जब तक हम इस लिपि को नहीं पढ़ पाएंगे तब तक इसके बारे में कहना मुश्किल है कि वो जो है वो किस प्रकार के धार्मिक विश्वासों को मानते थे। मतलब केवल अब तक, जब तक हम इस चीज़ों को नहीं पढ़ पाते तब तक हम केवल क्या लगा सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। जब हम इनको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तब हम अनुमान भी क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हम केवल अनुमान लगा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, मंदिर नहीं मिले इसका मतलब वो भगवान को मंदिरों में नहीं रखते होंगे, है ना, जो बाहर की तरफ पशुओं की पूजा करते होंगे, है ना, अपन केवल अनुमान लगा रहे हैं। और जब हम इस लिपि को पढ़ लेंगे
तब हम जो है क्लियर हो जाएंगे कि हाँ वो वास्तव में क्या करते थे, राइट। ताबीज बड़ी संख्या में पाए गए। ताबीज आप भी देखोगे, आज भी आप ताबीज, ऐसा ताबीज होता है जो गले में पहना जाता है, ऐसा काला कलर का ताबीज होता है जिसे गले में पहना जाता है। तो ताबीज जो है उस समय में बहुत पाए गए हैं। सामान्यतः हड़प्पा के लोग भूत और बुरी ताकतों का विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने उससे बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया। अब ये जो ताबीज है, आज भी आप देखोगे कि बड़े बड़े जो पुराने लोग होते हैं, जो गाँव में लोग होते हैं, वो ताबीज पहना करते थे। क्या पहना करते हैं? ताबीज पहना करते हैं। ये जो ताबीज है वो क्यों पहना जाता है? इसका मतलब ये जो भूत प्रेत होते हैं उनके बारे में जो बुरी ताकतें होती है ना, उन बुरी ताकतों में वो विश्वास करते थे। जो पुराने हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो इन भूत और बुरी ताकतों में, भूत प्रेत में विश्वास करते थे, इसीलिए उसे बचने के लिए वो ये जो ताबीज है वो पहना करते थे। और आज भी कुछ लोग गाँवों में इसे पहना करते हैं, राइट। तो ये बताया कि हड़प्पा वासी जो लोग बुरी ताकतों, भूत प्रेत, इनमें भी विश्वास करते थे। अनआर्यो जो आर्य नहीं थे कि परंपरा से संबद्ध अथर्ववेद में कई जादुई मंत्र भी लिखे हैं। आप अथर्ववेद में देखोगे, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद, उसमें जादू टोने के बारे में भी कुछ मंत्र दिए गए हैं ना। उसमें जो जादू टोना होता है उसके बारे में कैसे करना चाहिए, है ना, जादू टोना करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी ऐसे ऐसे मंत्र जो है उस अथर्ववेद में जो दिए गए हैं, जो जस्ट हड़प्पा सभ्यता के बाद ही उत्पन्न हुए हैं, जिनमें रोगों और बुरी ताकतों से बचाव के लिए ताबीज के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। और अथर्ववेद में भी ये सलाह दी गई है कि जो बुरी ताकतों और रोगों से बचने के लिए व्यक्ति को ताबीज धारण करना चाहिए, ऐसा अथर्ववेद में भी लिखा गया है, राइट। तो इससे यहाँ पर हमने को क्या पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो बुरी ताकतों और जो ये भूत प्रेत है उसमें वो क्या करते थे? विश्वास करते थे, राइट। सिंपल सी पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा करते थे और पशु पूजा करते थे। कैसे करते थे वो हमने पढ़ा है। जब तक हम ये हड़प्पा की लिपि को नहीं पढ़ लेते तब तक हमें चीज़ें जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाएगी। अभी तो हम क्या लगा रहे हैं? केवल अनुमान लगा रहे हैं। जब इस लिपि को हम पढ़ लेंगे तब हमारे जो अनुमान है वो क्या हो जाएंगे? एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ वास्तव में क्या सही था और क्या गलत था। इसके आगे एक और पॉइंट है, हड़प्पा लिपि। कौन सी? हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि अभी मैंने बताया ना, जो हमें जो साइन बोर्ड मिला है, हमें जो साइन बोर्ड मिला है उस पर लिपि कौन सी लिखी गई है? कोई अक्षर नहीं लिखे गए हैं वहां पर। चित्राकार लिपि है। कैसी लिपि है? चित्राकार लिपि है। कैसी लिपि है? चित्राकार लिपि है। जो हड़प्पा में जो साइन बोर्ड मिला है, ऐसा जो साइन बोर्ड मिला है वहां पर कैसे चित्र के आकार में जो है लिपि लिखी गई है, मतलब वो चित्राकार लिपि है, राइट। लेकिन अभी तक हम इसे नहीं पढ़ पाए, प्रॉब्लम यही है। हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन की कला का आविष्कार कर लिया था। यानी मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो भी किसी न किसी लेखन का जो है वो कला को जानते थे और वो अपने जो अवशेष है वो लेखन के रूप में छोड़ते थे। लेकिन उस समय हड़प्पा के लोगों ने भी ऐसी जो कला है वो लेखन कला जो है वो सीख ली थी। यद्यपि हड़प्पा की लिपि की खोज 1853 में हुई और संपूर्ण लिपि की खोज 1923 ईस्वी में हुई, हालांकि अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है। मतलब हड़प्पा को तो हमने उस समय जो हड़प्पा लिपि है उसको तो हमने 1853 में ही खोज लिया और पूरी तरह से जो हड़प्पा लिपि है उसको हमने 1923 तक जो है पूरी तरह से खोज लिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमने खोज तो लिया है लेकिन अभी तक हम इसको क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए। तो अभी तक हम हड़प्पा जो लिपि है उसको हम अभी तक जो है वो पढ़ नहीं पाए हैं। कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा या द्रविडियन के साथ जोड़ा है, कुछ ने संस्कृत के साथ, तो अन्य विद्वानों ने सुमेरियाई भाषा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मतलब अलग अलग जो पुरातत्वविद है, जो अलग अलग इतिहासकार है, वो इस जो हड़प्पा लिपि है उसको अलग अलग भाषाओं से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसको प्रोटो द्रविड़ भाषा से यानी द्रविडियन भाषा से जोड़ते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई ये संस्कृत का प्राचीनतम रूप है ना। कुछ कहते हैं कि भाई ये सुमेरियाई भाषा जो है उसका प्राचीनतम रूप है। यानी अलग अलग लोग जो अलग अलग अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हम जब तक इसको नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम केवल अनुमान ही लगाएंगे, है ना। जब हम इसको पढ़ लेंगे तब सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसमें से कोई भी अध्ययन संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं है क्योंकि सभी अनुमान है। चूंकि लिपि की व्याख्या नहीं हो पाई है इसलिए हम न तो साहित्य में हड़प्पा के योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं, न ही उसके विचार और विश्वासों के बारे में कुछ कह सकते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं? साहित्य मतलब क्या होता है? साहित्य मतलब लिटरेचर। लिटरेचर मतलब होता है लिखा हुआ ज्ञान। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उसे तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि हम लिपि नहीं समझ पा रहे हैं। तो मतलब ये साहित्य जो है वो क्या है? अभी तक
अधूरे हैं। अधूरे का मतलब अपने लिए अधूरे हैं, उनकी तरफ से अधूरे नहीं है, अपने लिए अधूरे हैं, क्योंकि अभी तक हम इनसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब इन लिपि को हम पढ़ना सीख लेंगे तब हम इन साहित्यों को भी पढ़ लेंगे और हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और जो आज हम अनुमान लगा रहे हैं वो चीज़ें कल को हमारे पास जो है फिक्स यानी प्रूफ के साथ हमारे पास हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान होगा। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लेखन के लगभग 4,000 नमूने मिले। लगभग 4,000 अपने को ऐसे नमूने मिले हैं जो जहाँ पर हड़प्पा लिपि का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया गया है। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा ने लंबे समय तक शिलालेख नहीं लिखा था। मतलब मिस्र के लोग और मेसोपोटामिया के लोगों ने बहुत समय पहले ही जो है वो शिलालेख पर लेख लिखना चालू कर दिया था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने शिला पर लेख लिखना जो है लंबे समय तक चालू नहीं किया था। अधिकांश अभिलेख मोहर पर दर्ज थे और उनमें कुछ भी शब्द नहीं होते थे। मतलब जो मिस्र की सभ्यता है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहाँ के जो लोग जो है वो लंबे समय से पहले ही क्या करना चालू कर दिया था उन्होंने, जो बड़े बड़े शिला होती थी, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, जो बड़े बड़े पहाड़ होते थे, उन पर क्या करना चालू कर दिया, लेख लिखना चालू कर दिया। मतलब शिलालेख जो है उन्होंने चालू कर दिया था। लेकिन हड़प्पा वासी के जो लोगों ने है जो शिलालेख जो है बहुत लंबे समय तक भी चालू नहीं किया था। वो केवल और केवल किस पर, मोहरों पर, है ना, छोटी छोटी चीज़ों पर, मोहरों पर लिखा करते थे, है ना। इसके अलावा कुछ मोहरों पर हो गई, कुछ जो छोटे छोटे बर्तन हो गए उन पर लिखा करते थे। और वो भी कैसे लिखा करते थे, कुछ शब्द नहीं लिखा करते थे, वो क्या करते थे, शब्दों को नहीं लिखा करते थे, वो तो केवल चित्र में बताया करते थे। किसमें बताया करते थे, केवल चित्र से जो है अपने जो विचार है वो प्रकट किया करते थे इन मोहरों पर, न कि शब्दों के द्वारा। जबकि मेसोपोटामिया में शब्दों का प्रयोग जो है उस समय हो चुका था, आम था उस समय। इन मोहरों का उपयोग धनाढ्य वर्ग अपनी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए करते थे। मोहरे मतलब ये जो जिन मोहरों पर ये चित्र बनाया करते थे, उन मोहरों को, जैसे मान लो एक सामान, अगर आप अपने जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है उसमें देखोगे तो कोई चीज़ अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है तो उसके ऊपर जो है एक मोहर लगाई जाती है। वो मोहर जो होती है वो इस बात की, यानी इस बात का जो संकेत देती है कि ये जो सामान है वो, ये जो सामान है उसको किसी ने इस सामान के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की या फिर इस सामान को किसी ने खोला नहीं है। तो एक मोहर लगा दी जाती है, एक छाप लगा दी जाती थी। वो छाप जो है, वो मोहर जो है वो किसी बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा जो है वो यूज़ की जाती थी, है ना। धनाढ्य वर्ग जो होते थे वो अपनी संपत्ति को चिन्हित करते। संपत्ति का मतलब ये जो सामान है वो किसी स्पेशल व्यक्ति का, उस धनाढ्य वर्ग का है, तो वो संपत्ति को चिन्हित करने के लिए इन मोहर का उपयोग करता था। कुल मिला के हमारे पास लगभग 250 से लेकर 400 चित्र लेके और एक तस्वीर के रूप में इसके प्रत्येक अक्षर के से कुछ ध्वनि, विचार और वस्तु का अर्थ स्पष्ट होता है। मतलब जो प्रत्येक चित्र है, जो हड़प्पा की मोहरों पर हमें जो ये लेख मिला है, वो जो लेख है वो चित्र के रूप में चित्रित यानी लिखा हुआ है। और हर चित्र जो है किसी न किसी शब्द को, किसी न किसी भाषा को, किसी न किसी जो विचार है, किसी न किसी ध्वनि को जो है वो स्पष्ट करता है। हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक चित्रकारी के रूप में है। अभी बताया मैंने, चित्रकारी के रूप में जो हड़प्पा लिपि वो है, राइट। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन यह सिंधु क्षेत्र में निर्मित होने के कारण पश्चिमी एशिया की लिपियों के साथ कोई संबंध नहीं दर्शाती है। मतलब उस समय जो है वो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में उस समय लेखन जो कला है उस समय विकसित हो चुकी थी। और इन मिस्र की जो लेखन कला है और जो मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है, वो जो लेखन कला है वो आज के वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ी भी जा चुकी है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, वो चित्राकार रूप में उसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। बहुत सारे जो इतिहासकार है, बहुत सारे जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इस चीज़ का भी प्रयास किया है कि वो मिस्र की सभ्यता और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ की जो लिपि है, उस लिपि को वो हड़प्पा की जो लिपि है उसे कंपेयर करें। लेकिन वो अभी तक कंपेरिजन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए कंपेरिजन? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो हड़प्पा के जो भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसी जगह पर विकसित हुई है ना, कहीं बाहर से नहीं आई है, वहीं पर विकसित हुई है। इसीलिए जो इसके शब्द हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के जो शब्द हैं, जो उसके जो अक्षर हैं, वो बिल्कुल ही भिन्न है जो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता है उससे, राइट। यानी कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि है वो किसी भी रूप में हड़प्पा सभ्यता की लिपि से या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से किसी भी रूप में जो है वो समानता नहीं रखती है। किसी भी रूप में जो समानता है वो
नहीं रखती। वो एकदम क्या है, विभेद है, एकदम अलग है। दोनों की लिपि क्या अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि ये जो हड़प्पाई लिपि है उस पर मिस्र की सभ्यता की लिपि और मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हड़प्पा की जो लिपि है वो यहीं पर विकसित हुई है, कई बाहर के से नहीं आई है, राइट। इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम उसका कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं इन दूसरी सभ्यताओं की लिपि से, राइट। तो ये चीज़ हमने पढ़ी हड़प्पा की लिपि के बारे में। सिंपल सी चीज़ है, हड़प्पा की लिपि जो थी वो अपनी अपनी लिपि थी, कहीं बाहर से थोपी गई लिपि नहीं थी। इसीलिए जो हड़प्पा की लिपि है उसको हम दूसरी सभ्यताओं की लिपि से जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं और उसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, राइट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है माप तोल का। किसका? माप तोल का। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, आप अगर देखोगे माप तोल का, अगर अपन ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि जो हड़प्पा के माप तोल, अगर हम देखें ध्यान से तो हम पाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जिस भी स्थान पर फैले हुए हैं, चाहे वो उत्तर हो, पूरब, पश्चिम या दक्षिण हो, सभी स्थानों पर जो लिपि है वो एक समान है। जो माप तोल के जो मापक है, मतलब जो बाट है ना, जो मापक है, जो मापक है, जो बाट है, वो भी क्या है, लगभग समान है, यानी कहीं पर भी अंतर नहीं है। मतलब ये चीज़ क्या बताती है, किसी न किसी शासक वर्ग के अंडर में हड़प्पा सभ्यता थी, वही तो बताती है। तो उस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में माप तोल कैसा था। माप तोल का तात्पर्य है कि उस समय के जो लोग हैं, उस समय के जो हड़प्पा सभ्यता के जो वासी हैं, वो किन किन बाटों का उपयोग करते थे, उनके बाट कैसे थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो क्या कहता है ये कि हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन की कला का आविष्कार किया। ये तो हमने अभी पढ़ा कि उस समय की जो हड़प्पा सभ्यता, उस समय लेखन कला तो थी, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम पढ़ नहीं पा रहे बस। तो प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। यद्यपि हड़प्पा की लिपि की खोज 1853 में, सॉरी ये हड़प्पा लिपि वाला पढ़ लिया मैंने फिर से। माप तोल के बारे में, माप तोल के बारे में ना, माप तोल के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस वन। निजी संपत्ति के अभिलेखीकरण और बही खातों के लेखा जोखा में निश्चित ही लिपि ज्ञान मददगार साबित हुआ होगा। निजी संपत्ति के अभिलेखीकरण मतलब अगर किसी कोई उस समय कोई व्यक्ति है, मान लो कोई शासक है ना, कोई शासक है, मान लो कोई व्यापारी है, तो उसकी अपनी निजी संपत्ति भी हुई होगी, जैसे आज होती नहीं होती कि अपनी सबकी निजी संपत्ति होती है, तो उस समय भी किसी न किसी लोगों की निजी संपत्ति होगी। तो उस निजी संपत्ति का अभिलेखीकरण, अभिलेखीकरण का मतलब होता है कि ये जो संपत्ति है, मान लो कोई संपत्ति है ये, कि ये जो संपत्ति यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस फलाना व्यापारी की है, तो ये निजी संपत्ति का क्या अभिलेखीकरण है। अभिलेखीकरण का मतलब जैसे अपने आज होता है कि नहीं होता है, जो अपने गाँवों में पटवारी होते हैं, उनके पास सभी जमीनों का जो है लेखा जोखा होता है, किसकी कौन सी संपत्ति है, कहाँ से कहाँ तक है ना, उस संपत्ति के अंदर क्या क्या है, ये सब लेखा जोखा होता है। तो पहले व्यापारियों या फिर राज्यों के जो शासक होते थे, उनकी जो निजी संपत्ति होती थी, उनका भी क्या होता था, अभिलेखीकरण और बही खाता जो होता था वो मेंटेन किया जाता था। क्या किया जाता था? अब बही खाता किसका मेंटेन किया जाता है? जो व्यापारी होते थे, उनका जो बही खाता जो है और जो अभिलेखीकरण निजी संपत्ति का है, वो क्या किया जाता था, लिखा जाता था। तो वो कब लिखा जाएगा ऐसा? जब उनको लिपि का ज्ञान होगा, है ना। यानी ये चीजें कब लिखी जाएगी, सोचो, बही खाता कब मेंटेन करोगे आप निजी संपत्ति का अभिलेखीकरण कब करोगे? जब आपके पास कोई लिपि होगी। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के पास, लोगों के पास लिपि थी, ये तो हमें पता है लिपि थी, पर यही प्रॉब्लम है कि हम इसे पढ़ नहीं पा रहे बस। सिंधु क्षेत्र के शहरी लोगों को भी व्यापार और अन्य लेन देन के लिए वजन और मापन की आवश्यकता होगी। मतलब व्यापार के लिए जो वजन है, मापन की आवश्यकता, बाट की आवश्यकता उनके लिए महत्वपूर्ण होगी व्यापार करने के लिए। वजन के रूप में कई अभिलेख पाए गए हैं। तदनुसार मापन हेतु मोटे तौर पर 16 या उनके गुणकों का उपयोग किया जाता था। मतलब मापन के लिए जो वो गुणक यूज करते थे वो 16 या फिर 16 के गुणक में यूज करते थे। मतलब कोई 16 हो गया, कोई 64 हो गया, 16 चौक 64, 16 इंटू 16 यानी 160 हो गया, 320 हो गया, 640, इसे 16 के गुणक में जो है वो ऐसे वो यूज करते थे बाट के रूप में। मतलब कोई मान लो जैसे अपन इसको मैं एग्जांपल देके बताऊं, मान लो एक उनके पास बाट होता था 16 ग्राम का, एग्जांपल बता रहा हूँ 16 ग्राम का, तो एक उनके पास कौन सा बाट होगा, 18 का ग्राम, 19 ग्राम इसका नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, 64 ग्राम का बाट होगा। ऐसे गुणक में होता था। मान लो एक और बाट कौन सा होगा, 160 ग्राम का होगा, एक और बाट कौन सा होगा, 320 ग्राम का होगा। ऐसे बाट होते थे। मान लो ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
मतलब 16 के गुणक में जो है वो बाँट होते थे उनके पास। दिलचस्प है कि 16 की परंपरा भारत में आधुनिक समय तक जारी रही और 16 आने का मतलब 1 रुपया होता था। जैसे तुम पहले वाले समय में देखोगे, जब अपन थोड़ा सा अगर पहले अपने दादाजी वाले काल में जाए तो उस समय 16 आने चलते थे। क्या चलते थे? 16 आने। और 16 आने कितना होता? 1 रुपये में 16 आने होते थे। 1 रुपये जो आज होता है ना, उस 1 रुपये में 16 आने हुआ करते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि 16 की जो संख्या है, 16 नंबर जो है बहुत विशेष महत्व का रहा होगा। तभी तो देखो हड़प्पा सभ्यता में 16 के गुणक में जो है वो बाट का मापन रहा है। और 16 आने जो आज भी अगर अपन दादाजी के समय काल में जाएं तो वहाँ पर 16 आने के सिक्के हुआ करते थे ना। 1 रुपये में कितने आने होते थे? 16 आने होते थे, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो ये कहते हैं कि 16 जो है किसी न किसी महत्वपूर्ण नंबर रहा होगा, यानी 16 की कोई ना कोई परंपरा रही होगी, ऐसा वो कहते हैं, राइट। तो ये माप तोल है, माप तो लगभग क्या है? समान है। देखो 16 के गुणक में 16 है, 64 है, 160 है, 320 है, 640 है ना, 16 के गुणक में। हड़प्पा के लोग भी माप की कला को जानते थे। माप के निशान के साथ अंकित छड़ पाए गए हैं और उसमें से एक कांस्य का बना हुआ है, यानी माप के साथ एक छड़ भी पाई गई है। यानी छड़, ये छड़ क्या होती थी? इस पे ये जो छड़ होती है फिक्स लंबाई की होती थी। अब इस छड़ का उपयोग कहाँ किया जाता था? भूमि को मापने के लिए। जैसे आज अपन करते नहीं करते, मान लो आपके कोई खेत है, अब वो खेत मान लो अपन आज कैसे कहते हैं कि वो खेत जो है मान लो 20 फीट लंबा है, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते आज? या फिर 10 फीट चौड़ा है ना। आज तो चलो फीट की इकाई अपन यूज़ करते हैं इकाई के रूप में। पहले जो है फीट तो मौजूद कहते नहीं थे। पहले ये जो एक छड़ होती थी, उस ये छड़ की जो लंबाई होती थी फिक्स होती थी। अभी छड़ जैसे मान लो ये 5 छड़ लंबा है, कितना? 5 छड़ लंबा है। ये छड़ जो है स्टैंडर्ड साइज होती थी इसकी। और 5 छड़ लंबा है और 1 छड़ चौड़ा है, 1 छड़ इसकी चौड़ाई है। तो ऐसे हम ऐसे यूज़ करते थे, यानी इस छड़ जो है वो एक मापक के तौर पर यूज़ की जाती थी, मापक के तौर पर यूज़ किया जाए। और छड़ जो होती थी, छड़ का जो स्टैंडर्ड होता था, यानी स्टैंडर्ड जो साइज होती थी, वो पूरे के पूरे हड़प्पा से, तो चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, सभी जगह जो है इस छड़ की जो लंबाई होती थी वो क्या होती थी? स्टैंडर्ड लंबाई होती थी, फिक्स लंबाई होती थी। आप कहीं भी चले जाओ, आप हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में चले जाओ, वहाँ पर भी छड़ की लंबाई उतनी है जितनी दक्षिण में जो छड़ है उसकी लंबाई है ना। मतलब ये छड़ की जो लंबाई होती थी वो कहीं भी हो इस फिक्स होती है। जैसे भारत में आप कहीं भी चले जाओ, 1 रुपये फिक्स होता है, जैसे ही है ना 100 रुपये का नोट फिक्स होता है, कहीं भी चले जाओ। तो वैसे ही पहले था कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वो इन मापन की जो इकाइयाँ होती थी वो क्या होती थी? एक जैसी होती थी सभी इलाकों में, राइट। एक और पॉइंट है इसमें, हड़प्पा के बर्तन। 14वां पॉइंट है हड़प्पा बर्तन। हड़प्पा के जो बर्तन थे वो कैसे थे? हड़प्पा में जो अपने को बर्तन मिले हैं ना, वो बर्तन कैसे थे उसके बारे में इसमें बताया है। हड़प्पा के कुम्हारों के पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। मतलब हड़प्पा के जो लोग थे उन्हें चौक का पता था। अब ये चौक क्या है? बर्तन बनाने के लिए जो पहिया होता है ना, यहाँ पर मिट्टी रखते हैं, फिर इस मिट्टी से क्या बनाते हैं? बर्तन बनाते हैं। तो हड़प्पा वासियों के लोगों को इस चौक का जो है वो ज्ञान था और इस चौक से वो क्या करते थे? बर्तन बनाते थे, राइट। खोजे गए सभी नमूने लाल हैं। उसमें डिश ऑन स्टैंड यानी नीचे से आधार युक्त तस्तरी भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों के अलग अलग डिजाइन से पेंट किया गया था। मतलब अलग अलग जो बर्तन बनाते थे उन बर्तनों को क्या करते थे? वो अलग अलग डिजाइन में क्या करते थे? कलर से कलर करते थे, है ना। सामान्यतः हड़प्पा के बर्तनों पर पेड़ों और वृक्षों के चित्र होते थे। कुछ बर्तनों पर पुरुषों की ध्वनि भी चित्रित पुरुषों की छवि भी चित्रित होती थी। मतलब ये जो बर्तन होते थे, ये जो बर्तन वो बनाते थे ना, उन बर्तनों पर क्या होता था? उन बर्तनों पर या तो पेड़ के चित्र या फिर पशुओं के चित्र या फिर मनुष्यों की छवि मतलब कुछ पुरुषों के चित्र, जैसे आज बनाते कि नहीं बनाते? देखा होगा तुमने, जो कच्चे मिट्टी के बर्तन होते थे वहाँ पर जो गाँवों में से डिजाइन बनाई जाती थी, वैसे जो मिट्टी के बर्तन है उस समय हड़प्पावासी जो है वो बनाते थे। और वो किससे परिचित है? इस चौक से परिचित है। और ये चौक क्या है? ये वही चौक है जिससे मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं, राइट। समझे दोस्तों? एक और इसमें पॉइंट आता है मोर। ये सिंपल से पॉइंट है, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप सोचते रहो कि ऐसे होता ही होगा। अब जैसे मैं मुद्रण और मुहर बताऊं, अब मुहर और मुद्रण के बारे में पढ़ते हैं। मुहर मतलब वही अभी जिसके बारे में इतनी देर बात कर रहे हैं कि मुहर के नीचे जो है वो कभी किसी पशुपतिनाथ के देवता की मूर्ति मिली, किसी पशु के देवता की मूर्ति मिली है ना, कहीं पर देवी की मूर्ति मिली है, तो ऐसे मुहर है ना। और मुद्रण मतलब क्या होता है? छापना। जैसे मुद्रण मतलब पंच के द्वारा किसी चीज को छापना, तो मुद्रण। जैसे सिक्के आज ढलते हैं, कैसे ढलते हैं? मुद्रण से ढलते हैं।
तो वो होता है प्रिंटिंग। यू समझ लो, मुद्रण मतलब होता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग तो उस समय मुद्रण कैसा था और मोहर कैसे था उसके बारे में लिखा हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचनाएं क्या है, मोहर है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोहर। अब मोहर अलग अलग, कोई गोल मोहर होगी, कोई चौकोर मोहर होगी, है ना, अलग अलग तरह की मोहर है। कोई त्रिभुजाकार मोहर होगी, कोई चौकोर ऐसी मोहर होगी, अलग अलग टाइप की जो है मोहर है वो हड़प्पा सभ्यता में अपने को मिली है। लगभग 2000 मोहरें मिले। कितनी मोहरें मिली? लगभग 2000 मोहरें। सोचो, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है वहां से 2000 मोहरें अपने को अवशेष के रूप में जो है अभी तक मिली, और न जाने कितनी अंदर दबी हुई होगी। इसमें से अधिकांश पर एक श्रृंगी पशु, अभी बताया था मैंने, एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाला पशु, तो हो सकता है लोगों ने उसे गेंडा भी कहा है। और भैंस, बाघ, गेंडे, बकरियां, हाथी, हिरन तथा मगरमच्छ की छोटी छोटी तस्वीरें अंकित है। मतलब ये जो मोहरें हैं, इन मोहरों पर इन पशुओं की जो आकृतियां हैं वो उकेरी गई है। मोहरें सेल खड़ी या चमकदार बेल बूटेदार पदार्थ की बनी होती थी और शक्ति या अथॉरिटी के प्रतीक के रूप में काम करती थी। मतलब ये जो मोहरें होती थी वो मोहरें किससे बनाई जाती थी? कठोर पत्थर से नहीं बनाई जाती थी, ये मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? मुलायम पत्थर। और मुलायम पत्थर कौन होता है? सेल खड़ी। एक सेल खड़ी टाइप का एक पत्थर होता है, जब भूगोल में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अपन। सेल खड़ी एक ऐसा पत्थर होता है जो न तो ज़्यादा कठोर होता है न ज़्यादा मुलायम। यानी एक ऐसा पत्थर न ज़्यादा जो कठोर होता है और न ज़्यादा मुलायम होता है। वो एक ऐसा पत्थर होता है कि जिससे हम आसानी से दूसरी शेप में, किसी भी शेप में डाल सके। और उस शेप से अपन क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, मोहर बनाते थे। क्या बनाते थे? मोहरे बनाते थे। एक ऐसा पत्थर जिसे अपन आसानी से किसी शेप में डाल सके, कच्चा पत्थर कह सकते हैं, तो वैसा होता सेल खड़ी, है ना। तो उससे क्या करते थे, वो मोहरे बनाता। मोहरे किसकी प्रतीक होती थी? शक्ति की प्रतीक। शक्ति का प्रतीक जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, शक्ति का प्रतीक कैसे थी मोहर? जैसे मान लो कोई राजा है, मान लो कोई राजा है, ये हड़प्पा सभ्यता का कोई राजा है, ठीक है। एक मान लो ये मेसोपोटामिया का कोई राजा है, ठीक है। मान लो ऐसा कि मेसोपोटामिया का राजा है, ये हड़प्पा का राजा है। मान लो ये हड़प्पा का सभ्यता का जो राजा है वो मेसोपोटामिया के राजा को कोई अच्छी चीज़ भेज रहा है। मान लो हड़प्पा का जो राजा है ना, वो हड़प्पा शहर में एक पैदा होने वाले जो सबसे इम्पोर्टेंट, मान लो जो कालीबंगन है, वहाँ की चूड़ियाँ हैं। मान लो कालीबंगन की चूड़ियाँ इतनी फेमस है कि उस राजा को जो मेसोपोटामिया में एक राजा रहता है उसको ये हड़प्पा की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए राजा ने क्या किया, इस हड़प्पा की चूड़ियों को एक बक्से में पैक किया अच्छे से, राइट। उस बक्से में उसने पैक किया ऐसे, उस बक्से में उसने पैक कर दिया, राइट। अब उस बक्से पर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सील लगा दी। सील में उसने क्या कर दिया, जो अपने राज्य की जो मोहर थी, जो राजा के शासन की जो मोहर थी, उसने यहाँ लगा दी। मान लो यहाँ राजा की मोहर लगा दी, ये मोहर लग गई, ठीक है। अब मतलब ये जो चीज़ है वो किसका प्रतीक है कि ये जो चीज़ है वो राजा के द्वारा भेजी गई है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति उसके इलाके में नहीं है जो इसको छेड़ सके। अगर किसी व्यक्ति ने अगर इस सामान को, इस चूड़ियों को हाथ लगाया और इसको खोलने का प्रयास किया तो राजा उसे क्या देगा, बड़ी से बड़ी सजा देगा। तो ये राजा की शक्ति है। ये मोहर, इस मोहर ने क्या बताया कि वो राजा की चीज़ है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, इसको कोई छू नहीं सकता, तो ये राजा की शक्ति है। अब जब सोचो ये सामान कोई राजा का कोई सेवक होगा, वो राजा का सेवक क्या करेगा, इसे मेसोपोटामिया के राजा के पास ले जाएगा, ठीक है। अब मान लो राजा मेसोपोटामिया के राजा के पास ये चीज़ पहुंची। अब मेसोपोटामिया के राजा क्या करेगा, इस सील को देखेगा कि ये सील कहीं डैमेज तो नहीं है, ये सील कहीं टूटी हुई तो नहीं है ना, ये कहीं बॉक्स जो है कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है। यानी अगर ये चीज़ फटी हुई नहीं है, अगर ये चीज़ टूटी हुई नहीं है, इसका मतलब क्या है, जैसी की जैसी चीज़ राजा ने भेजी थी वैसी की वैसी चीज़ मुझे प्राप्त हुई है। मतलब ये चीज़, ये सील क्या, एक तो शक्ति का भी प्रतीक है कि कोई इसको छू नहीं सकता, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, और दूसरा किसका प्रतीक है, इस मेसोपोटामिया का ये सील को देखकर बस उसे पता चल गया कि ये किसने भेजी है। यानी जो सील है किसी न किसी राजा को डिनोट करती है। यानी मेसोपोटामिया के राजा ने केवल और केवल ये देखा कि ये सील किसकी है, तो उसे पता चल गया कि हाँ नहीं, हड़प्पा के सभ्यता के राजा ने मुझे भेजी है। क्योंकि उस समय कोई टेलीफोन तो होता नहीं था कि जो राजा ने, हड़प्पा का राजा मेसोपोटामिया के राजा को फ़ोन करेगा कि मैंने आपको एक चीज़ भेजी है, इस सेवक के साथ भेजी है, वो 10 दिन में आपके पास आ जाएगी, जैसे आपको प्राप्त हो मुझे फ़ोन करके बता देना। ऐसा तो कुछ होता नहीं था, है ना। तो बस ये चीज़ें जो है सील, यही जो चीज़ें है वो शक्ति का प्रतीक भी होती थी और सिक्योरिटी का भी जो चीज़ें होती थी, है ना। तो ये चीज़ें हैं।
इसलिए उन्हें मुद्रांकन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में कुछ मुद्रांकित वस्तुएं थी जिसे सिलिंग कहा जाता था। मोहरों को ताबीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जो मोहरें होती है, जो पुराने पुराने सिक्के जो मोहरें होते हैं, उन्हें जो पुराने मोहरें हो जाती थी ना, उनको ताबीज बना दिया जाता था और उसे गले में पहना जाता था। अभी बताया ना मैंने ताबीज और गले के बारे में, कि जब वो, यानी इसका मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना इनको क्या करते थे, मानते थे। मतलब जो पुरानी जो मोहर हो जाती थी, मान लो गोर कोई गोल मोहर है मान लो पुरानी, और उस पुरानी मोहर को क्या करते थे, उसके बीच में छेद कर देते थे ऐसे, और उसे गले में पहन लेते थे। क्या करते थे, उसे गले में पहन लेते थे। मतलब ये पुरानी मोहर को गले में भी पहना करते थे। किस लिए पहना करते थे, जादू टोना, यानी वो चीज़ें हैं, इनको ये लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग मानते थे। राइट, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है थोड़ा और सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा संस्कृति के बारे में। ये लेसन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यानी इस लेसन में आपको पढ़ते पढ़ते सोचना है ना, याद नहीं करना है, केवल सोचना है। और इसका जो आगे बचा हुआ पार्ट है वो हम अगली वीडियो में फिनिश करने का प्रयास करेंगे। उसमें पढ़ेंगे, उसमें जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे पॉइंट नंबर 16, जो है मूर्तियों के बारे में। किसके बारे में, मूर्तियों के बारे में। मूर्तियाँ मतलब जो अभी बताया ना मैंने आपको, देवी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, पुरुष देवता की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, पशुओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो उन मूर्तियों के बारे में हम इस आगे वाले पॉइंट में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो से फिर से पढ़ेंगे। राइट दोस्तों, तो इससे आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।